हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्जाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से साइंस के सभी चैप्टर के एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने आपको क्लास 9th का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का साइंस का बुक है उसके सारे एमसीक्यू को मैंने कवर करा दिया था। और आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस का एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक है उसके सारे एमसीक्यू को चैप्टर वाइज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने क्लास 9th वाला नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो क्लास 9th और क्लास 10th का साइंस है उसके सभी चैप्टर को हम लोग एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 9th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो क्लास 9th का साइंस बुक है उसके सारे एमसीक्यू को मैंने कवर करा दिया है। और आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के जो प्रश्न हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू उनको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के कक्षा 9 एवं 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और यहाँ पर देखिए कक्षा 10 विज्ञान स्पष्ट लिखा गया है, पहला अध्याय है, बिल्कुल अध्यायवार हम सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और लिंक किसी भी एक ग्रुप में इसका फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहते हैं। बताइए आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा, सही या गलत जो भी आपको आता है आप आंसर कमेंट करिए। गलती करेंगे तो आप सीखेंगे और ये बातें आपको लंबी समय तक याद रहेंगी। चलिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं। बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 ज्वलन ताप। ठीक है ना, ज्वलन ताप। अच्छा यहाँ पर देखिए क्रांतिक ताप भी हो सकता है, पूछ लिया जाए। क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर किसी गैस को द्रवित कराया जा सकता है, परंतु इस ताप के ऊपर गैस को उच्च दाब लगाने पर भी द्रवित नहीं कराया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक समीकरण का संतुलन करना आधारित है। और जिन्होंने भी क्लास 9th एससीईआरटी और एनसीईआरटी का साइंस का जो एमसीक्यू नहीं देखा है आप लोग पहले उसको देख लीजिए, एक क्रम से देखिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे तरह से समझ में आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सभी का लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको लिंक पिन कर दिया है। ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी भी एनसीईआरटी एससीईआरटी का मैंने कवर कराया हुआ है, जिन्होंने भी नहीं देखा है देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, एनशिएंट, मेडाइवल और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ मैंने कवर कराया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, या फिर जहां पर आप यहां पर लाइव कमेंट कर रहे हैं वहां पर ऊपर देखिए, वहां पर आपको लिंक दिया गया है। बताइए रासायनिक समीकरण का संतुलन करना आधारित है। रासायनिक समीकरण का संतुलन तो यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण। इस नियम के अनुसार दोनों ओर यानी कि अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए और वह तभी संभव होता है जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। तो ये है आपका द्रव्यमान की अनस्वरता सिद्धांत पर रासायनिक समीकरण का संतुलन आधारित होता है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये क्या होती है, तो प्रकाश या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो इसका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपका अम्ल को
जल द्वारा तनु करना, लोहे पर जंग लगना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ पानी का मिलना, अम्ल और क्षार का मिलना, ठीक है ना। तो ये सब आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? इसमें से कौन सा दहन अभिक्रिया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है यह किस प्रकार का उदाहरण है? प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोल का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो है प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, ठीक है ना। प्रकाश का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में। रेडॉक्स अभिक्रिया बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों होता है इसमें, तो ये दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होगा? मोल अनुपात कितना होगा? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जल का विद्युत अपघटन, तो यानी कि जल का H2O जल है, इसका अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है ना, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा? 2H2 बनेगा और प्लस O2 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफी प्लेट बनाने में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए फोटोग्राफी प्लेट बनाने में जो है सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का यूज़ होता है फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट का भी होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। तो अब तो आपके पास ऑप्शन डी भी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना, बीपीएससी टीआरई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभी मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था कि प्राकृतिक गैस का दहन जो है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताया था ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दहन है, ठीक है ना, दहन है और दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? कौन इसमें से जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका गोल्ड हो जाएगा, यानी कि AU हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9th का SCERT NCERT साइंस का चैप्टर वाइज MCQ मैंने आपको करा दिया था BPSC ट्री 3.0 के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि क्या चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है? तो फ्रेंड्स यह द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है यह चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान समान होने चाहिए। अभी मैंने बताया था कि आपको जो रासायनिक समीकरण है उसका संतुलन आधारित होता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। वसायुक्त जो भोज्य पदार्थ हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिऑक्सीकारक का, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाइट्रेट गैस इसमें मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन कवर कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? इसमें से ऑक्सीकारक कौन है? और मैं चाहता हूं कि इस आसान प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसका आंसर मैंने आपके लिए रखा है,
ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 15 नंबर। 14 नंबर आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें से अवकारक है। इसमें से अवकारक कौन सा है? तो देखिए इसमें से H2S जो है यह अवकारक है। H2S जो है यह अवकारक है, ठीक है ना। देखिए भोजन का पचना एक अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ जो है इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें से आपका कोयला बिना ज्वाला का जलेगा। बाकी देखिए किरोसिन, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? दहनशील पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो कागज, पुआल, पेट्रोल ये सारे दहनशील पदार्थ हैं। सीसा नहीं है, तो यहाँ पर सीसा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोलियम गैस निम्न में से किसका मिश्रण नहीं है? पेट्रोलियम गैस जो है ये किसका मिश्रण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए पेट्रोलियम गैस जो है यह किसका मिश्रण नहीं है, बताइए। तो विभिन्न हाइड्रोकार्बन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन दहन का पोषक नहीं है? दहन का पोषक नहीं है, तो दहन का पोषक इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए दहन का पोषक जो है इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये आपका मैग्नीशियम दहन का पोषक नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि, किसी पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन होता है यदि, बताइए उपचयन कब होगा किसी पदार्थ का? तो देखिए किसी पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपके पास होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन जो है इसमें से कौन सी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स श्वसन जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा अध्याय आ गया हमारा अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है ना। पहला प्रश्न के निम्न में से कौन सा इसमें से अम्ल है? बताइए, पहचान के बताइए इसमें से कौन सा अम्ल है, इसमें से कौन सा अम्ल है? तो देखिए इसमें से अम्ल जो है H2SO4 है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए कौन सा इसमें से भस्म है? इसमें से भस्म कौन सा है? तो इसमें से KOH जो है ये आपका भस्म है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भस्म नहीं है? तो इसमें से भस्म जो नहीं है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह भस्म नहीं है, एक दुर्बल अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लवण है? कौन सा इसमें से एक लवण है? तो फ्रेंड्स इसमें से जो एक लवण है ये कौन सा है, बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए। तो MgCl2 जो होगा यह एक प्रकार का लवण है, सॉल्ट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि जल में घुल जाने वाले भस्म को कहते हैं, जल में घुल जाने वाले भस्म को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार बोलते हैं, क्लियर। चलिए देखिए कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? रवा जल के साथ नहीं रहता है, बताइए, रवा जल के साथ नहीं रहेगा इसमें से कौन सा? तो इसमें से बेकिंग सोडा हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 4 pH मान है उसका, वह विलयन होगा, 4 pH मान वाला विलयन होगा। तो देखिए 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। 7 जिस विलयन का pH मान होता है वह विलयन उदासीन होता है। जैसे कि खाने वाले नमक का जो pH मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। शुद्ध पानी का जो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यह अम्लीय होगा, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा होता तो क्षारीय होता। देखिए उदासीन विलयन H+ आयन का जो है मान होता है, बताइए राइट आंसर। तो इसका होता है 10⁻⁻7 m, ठीक है ना। चलिए नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलयन का pH मान, नीले लिटमस को लाल कर देने वाले, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? नीला का जो लाल कर देगा वो अम्ल होगा, सिंपल सा बात है।
और अम्ल का पीएच मान जो होगा वो आपका 7 से कम होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय है? इसमें से किसकी प्रकृति जो है अम्लीय है? बताइए, अम्लीय जो है इसमें से किसकी? लाइम जूस की प्रकृति कैसी है? तो लाइम जूस की अम्लीय है, ठीक है ना। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है बताइए? सिरका में होता है एसेटिक एसिड, ठीक है ना, एसेटिक एसिड होता है। इमली में और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? मानव पेट में पाया जाने वाला अम्ल होता है, सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। मानव पेट में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है यह आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए, पीएच का सही परिभाषा होता है, पीएच का सही परिभाषा बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएच का सही परिभाषा होगा -log H+ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि बैटरी में उपयोग होने वाला जो एसिड है, अम्ल है, कौन सा है? बैटरी में उपयोग होने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है? तो बैटरी में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 का यूज बैटरी में किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अम्लराज किसको बोलते हैं? अम्लों का राजा जो है उसको किसको बोलते हैं? जरा आप लोग मुझे कमेंट करिए। तो किसी विलयन का पीएच मान बढ़ने से H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? बताइएगा। किसी भी विलयन का पीएच मान बढ़ने से H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो H+ आयन की सांद्रता घटती है। क्या होगी? घटेगी अगर पीएच मान बढ़ेगा तो, और पीएच मान घटेगा तब ये बढ़ती है, उल्टा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया था कि इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जो खट्टे फल है जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और दूध वगैरह में, दूध, दही, इन सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए, और मांसपेशियों में जो तनाव होती है वो किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने के कारण ही होती है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक कौन सा होता है इसमें से? बताइए, राइट आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका दोनों हो जाएगा ना, NaCl+ Ki और NaCl+ KiO3, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एक प्रबल अम्ल है? इसमें से एक प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल इसमें से कौन सा है? बताइए राइट आंसर। तो इसमें से देखिए HCl जो है ना, यह एक प्रबल अम्ल है, HCl। देखिए, निम्न में से कौन यहाँ पर देखिए ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा फिनोल्फिथिलीन। ये जो है आपका ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जल का अस्थायी खारापन जो है यह दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? जल का अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। Na2CO3 का। ये याद रखिएगा, ये BPSC TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, देखिएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को अब नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो अगर ये लाल को नीला कर देता है तो निश्चित रूप से यह जो है आपका क्षार है, और इसका पीएच मान 10 होगा, 7 से ज़्यादा है, देखिए बाकी 7 से कम है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कौच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो देखिए, अंडे के पीसे हुए कौच में CaCO3, ठीक है ना, COCO3 होता है जो HCl से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर HCl होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में किस रंग का होता है? लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में बैंगनी रंग का होता है, सामान्य स्थिति में यह बैंगनी रंग का होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी एसिड हैं, उन सब में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो यह हाइड्रोजन है। कोई सा भी अम्ल देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी अम्ल देख लीजिए, उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन से रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, अब क्योंकि में देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा?
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। चलिए, नटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। VVI क्वेश्चन है ये। नटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? यह अम्ल जो है, यह दर्द जो होता है, यह किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, यह मेथोनिक एसिड है। मेथोनिक एसिड है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक में भी मेथोनिक एसिड होता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। और इस दर्द को मारने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिससे कि आराम मिलता है? बताइए। तो फ्रेंड्स, यह पदार्थ बेकिंग सोडा है, यानी कि खाने वाला सोडा है। चलिए, इसका उपयोग जो है अग्निशमन में भी किया जाता है। आगे प्रश्न आपको मिलेगा भी। देखिए, सब कुछ दिया गया, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे के सारे प्रश्न जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा वो प्रश्न के रूप में यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग बिना समय व्यर्थ किए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। देखिए, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है? यह आपको भी पता है। यह कौन सी गैस है? तो यह CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना, किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम की बात हो रही है। जिप्सम की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ये आपका जिप्सम है, ठीक है ना। और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि यह बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आपको बताना है कितने डिग्री केल्विन पर। तो ये 373 केल्विन पर। 373, इसमें डिग्री नहीं होता है, माफ़ करेंगे, 373 केल्विन होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल बना है? तो यह आपका शुक्र का बना हुआ है। किसका? शुक्र का। चलिए, अब तीसरा अध्याय आ गया। अध्याय है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो है इसमें से कौन सा है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसमें से देखिए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होगा वो सोडियम है। अगर पोटेशियम दिया रहता तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सोडियम है, तो आप सोडियम पर लगाइए। चलो, उसके बाद देखिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, इनको गैंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इनको गैंग कहा जाता है। देखिए, जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर कौन सा गैस देता है? जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुल करके कौन सा गैस देता है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है ना। लोहे में जंग लगने का कारक कौन सा है? लोहे में जंग लगने का जो कारक है वो कौन सा है? अच्छा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? लोहे को जंग लगने का कारक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये आर्द्र वायु है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु जो है यह चांदी होता है। चांदी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कॉपर पर हम टिक लगाएंगे। चलिए, कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोहा राइट आंसर हो जाएगा। लोहा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लोहा जो है ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए, किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है? किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका मिश्र धातु में परिवर्तित करने से धातु और भी मजबूत बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें धात्विक गुण जो है, धात्विक गुण मेटालिक जो है आपका प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह किस में नहीं पाया जाता है बताइएगा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑर्गन में नहीं पाया जाता। बाकी सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन इसमें धात्विक गुण पाई जाती हैं, आर्गन में नहीं पाया जाता है। चलिए, आर्गन किस प्रकार की गैस है बताइए? अक्रिय गैस है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन तत्व त्रिबंधक है? कौन सा तत्व इसमें से त्रिबंधक है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें से त्रिबंधक जो है ना, यह आपका कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा है? एल्युमिनियम है। सबसे कठोर पदार्थ इसमें से कौन सा है बताइए? सबसे कठोर पदार्थ, तो फ्रेंड्स ये हीरा है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये सब कार्बन के अपरूप हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। किस धातु के निष्कर्षण में? चलिए बताइएगा, किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कोक का इस्तेमाल जो है यह किया जाता है आपका लोहा के निष्कर्षण में। किसका? लोहा के निष्कर्षण में। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड एस का सांद्रण जो है यह किस विधि से किया जाता है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि से। फेन उत्प्लवन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। कहीं कहीं झाग प्लवन विधि आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न करिए, कौन धातु का ऑक्साइड द्विधर्मी होता है? ऑक्साइड द्विधर्मी, तो देखिएगा एल्युमिनियम का धातु ऑक्साइड का एक उभयधर्मी होता है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? बताइए जल्दी से कमेंट करिएगा, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है यह मिश्र धातु है किसका? तो कॉपर और जिंक का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? सभी लोग बताइए, VVI क्वेश्चन है यह। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट तांबा का अयस्क है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डोलोमाइट दिया गया है, ये मैग्नीशियम का अयस्क है। और हेमेटाइट जो है ये लोहा का है। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क है? तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? किरोसिन में डुबा करके किसको रखा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम को। सोडियम को रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाते हैं। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तब ये क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यह क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब ये ऋणायन बनाएंगे। स्टेनलेस स्टील में यानी कि स्टेनलेस इस्पात में कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या मिलाया जाता है? इसमें आपको लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। इसमें कॉपर नहीं मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक नहीं है? कौन सा इसमें से सहसंयोजक यौगिक नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सहसंयोजक यौगिक इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए NaCl जो है इसमें सहसंयोजक यौगिक नहीं है, यह सोडियम क्लोराइड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोहे के फ्राइंग पैन जो होता है, जो फ्राइंग पैन है जो आप ऑमलेट वगैरह बनाते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो एक तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, पेंट लगा करके और ग्रीज लगा करके। ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऊपर के सभी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइएगा युगल विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं इसको। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन 4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु की बात नहीं कर रहा है, अधातु की बात कर रहा है। कौन सा नॉन मेटल जो है सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है?
यह तत्व हो सकता है कौन सा? कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, निश्चित रूप से बताइए, याद आ गया ना? खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है। ये प्रश्न पिछले बार ही पूछा गया, देखिए यहीं से उठा करके पूछ दिया गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो क्या क्यों किया जाता है इसका इस्तेमाल? तो क्योंकि आपको पता है ना कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए टीन का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो अभी मैंने आपको बताया था पीतल जो है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। देखिए सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मैंने बताया था ना कि फेन प्लोन विधि, झाल प्लोन विधि, झाग आ गया ना, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है? फिर से अधातु पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका, आप लोग कमेंट करिएगा। ब्रोमीन होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? नॉन मेटल है बट वो चमकीली होती है, कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोडीकरण के संदर्भ में, अब यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, बताइएगा एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर जो है सही दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर होगा यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या? तो एनोडीकरण। एनोडीकरण, एनोडीकरण यहाँ मैं लिख देता हूँ एनोडीकरण, ठीक है ना, तो याद रखिएगा एनोडीकरण। चलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना होगा दिमाग में अपने, कि धातु अम्ल से प्रक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो वे ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? तो इसका कारण ही क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन, ठीक है ना, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयनिक यौगिक निम्न में से किस में घुलनशील होते हैं? आयनिक यौगिक जो होते हैं यह घुलनशील किस में होते हैं? चलिए बताइएगा, आयनिक यौगिक जो होते हैं ये घुलनशील किस में होते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये जल में होते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट करिए सभी लोग। तो ये सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम होता है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, जहाँ पर सोडियम दिया गया था मैंने बताया था कि अगर पोटेशियम रहता तो आप पोटेशियम पर टिक लगाते हैं। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें से सबसे कम जो होगा गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सबसे प्योर सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन सामान्यतः आभूषण बनाने में कितने कैरेट का यूज़ किया जाता है? सोने का आभूषण को बनाने में प्रयुक्त सोने कितने कैरेट का होता है? देखिए प्रश्न आ भी गया, तो ये 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का, ठीक है ना। चलिए लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फ्रेंड्स जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और यह जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं। चलिए निम्न में से सिक्का धातु कौन सी है? सिक्का धातु कौन सी इसमें से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो सिक्का धातु जो है इसमें से कॉपर, चांदी और सोना सभी हो जाएगा। वर्तमान में कितने तत्वों को जानते हैं आप? वर्तमान में आप कितने तत्वों को जानते हैं? 118 राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसको काटा जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम। तो वैसे भी 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वह धातु कौन सी है जिसे पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? पतले तार यानी कि ये तार जो होता है वायर होता है, तारों मतलब वो स्टार नहीं, ये तार वायर में। तो वह धातु की कौन सी गुण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तन्यता, हिंदी में इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। चलिए धातु की प्रॉपर्टी होती है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि एल्युमिनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है? क्योंकि ताप का यह अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। पारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? एक तो पारा होता है जिसको कि Hg बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। एक अन्य भी है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, यह गैलियम है। यह कौन सा है? गैलियम है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, वह ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्रकृति में बेसिक है, कौन सी है? वह ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्रकृति में बेसिक है, वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना, उभयधर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये एल्युमिनियम धातु है, हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु। चलिए अगला चैप्टर आ गया अब कार्बन और उसके यौगिक। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। तो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड वाला जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन वगैरह होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है ना, तो एल्केन जो है ना, एल्किन ग्रुप, ठीक है, उसमें आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एकल बंध होता है। जिसमें डबल होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को। बताइए राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने बता ही दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? राइट आंसर कमेंट करिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होगा वो आपका CnH2n होगा, CnH2n होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए एल्काइन का पूछा गया है, तो एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का होता है CnH2n-2 होगा, ये एल्केन का है, ठीक है ना। प्रोपेनॉन में अभिक्रियाशील मूलक है, प्रोपेनॉन में बताना है। बताइए प्रोपेनॉन में जो है अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? तो प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन की तरह ही होता है, तो ये कीटोन वाला हो जाएगा। ये OH जो है ये किसका है फ्रेंड्स? अल्कोहल का है। CHO जो है ये आपका किसका? एल्डिहाइड का है। और COOH जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा होता है? अल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा होता है? तो ये आपका OH होता है, अभी मैंने आपको बताया ही है। चलिए देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अभिक्रिया कर एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया देता है? एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया देता है किसके साथ? तो फ्रेंड्स ये आपके एल्कीन के साथ। एल्कीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एल्कीन करेक्ट आंसर। एक मिनट रुक जाइए, एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ, ठीक है ना, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखिए कि किस द्रव में आयोडीन को घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है तो ये एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में जो होता है वो संतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है? एसिटिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ये किसका है? तो ये आपका एल्डिहाइड का है। ये किसका है? अल्कोहल का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होगा एथीन, एथीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा समूह योगशील अभिक्रियाएं दिखलाती हैं? बताइए कौन सा इसमें से जो ग्रुप है, समूह है, वह योगशील अभिक्रियाएं दिखाती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि CH3 CH2OH और CH3O CH3 कैसा समायोगी है या कैसा है? अब यहाँ पर देखिए ये आपका C2 हो जाएगा, H5 है और ये OH है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए C2H6O जो है यह किस प्रकार का समावयी है? तो यहाँ पर ये जो है फ्रेंड्स ये आपके क्रियाशील हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि C5H12 अणुसूत्र के लिए कुल श्रृंखला समावयवी की संख्या कितनी है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसके लिए 3 है, नॉर्मल, आइसो और नियोपेंटेन, ठीक है ना। नॉर्मल, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये पेंटेन है।
चलिए, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको भी पता है, या एसिटिलीन गैस देता है, तो यहाँ पर देखिए एथाइन दिया गया है। चलिए, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु कौन सा है? वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है किसका? बताइए। तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मुख्य घटक इसका कौन सा है बायोगैस का? तो ये आपका मीथेन है, CH4। इसको मार्स गैस भी मीथेन को कहा जाता है, मार्स गैस। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। और बेंजीन में पूछा जाता है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? कितने सिग्मा? तो 12 सिग्मा होते हैं, और 6 जो होता है ये पाई बॉन्ड होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 12 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड होता है बेंजीन में। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है? तो फ्रेंड्स ये 6 से 8% होता है, 6 से 8%। एल्किल ग्रुप किससे बनता है? एल्किल ग्रुप जो है यह बनता है किससे? तो फ्रेंड्स यह एल्किल एल्केन से बनता है। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होने का कारण क्या होता है? बर्तन की जो नीचे की पेंदी होती है खाना बनाते समय, वो काली होने का कारण क्या होता है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। चलिए, धुआं हो रहा है ज़्यादा, इसीलिए काला हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कार्बन के किस अपरूप में? तो फ्रेंड्स यह अपरूप जो है यह कौन सा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी विद्युत का चालक होगा, तो ये ग्रेफाइट जो है यही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एथिलीन या एथीन कहिए, उपस्थित कुल बंधों की संख्या इसमें कितनी होती है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, C2H4, ठीक है ना। तो इसमें से देख लीजिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब 6 हो जाएगा। एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा C2H5OH, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, ब्यूटेन का उच्च किसके समजात होता है? ब्यूटेन का उच्च किसके समजात होता है? तो ये समजात होता है किसके? पेंटेन के होता है। किसका होता है? पेंटेन का होता है, ठीक है ना, पेंटेन के। चलो उसके बाद देखिएगा कि एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? एसीटोन का IUPAC नाम जो होता है ये प्रोपेनॉन होता है। प्रोपेनॉन होता है, तो देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉन दिया भी गया है। देखिए, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हैं? तो ये दुर्बल चालक की तरह है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? CNG का प्रमुख घटक जो होता है ये मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया यानी कि साबुनीकरण का सह उत्पाद जो है ये ग्लिसरॉल होता है। कौन होता है? ग्लिसरॉल होता है। कौन सा इसमें से देखिए कार्बन का अपरूप है? बताइएगा। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कौन सा है कार्बन का अपरूप? यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, सभी के सभी इसमें से कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सभी हैं, ठीक है ना, सभी हैं यहाँ पर। 1 2 3 हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है, इसका पर्यात्मक समूह कौन सा है? यह प्रश्न बड़ा ही बार पूछा गया है अदर एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कीटोन का, ठीक है ना। कीटोन आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए कथन, जिसमें से एक कथन है और एक रीजन है। कथन में कह रहा है कि अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है, ठीक है। दूसरा है कि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा, पढ़ करके बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। देखिए, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है?
सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में आपको भी पता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि एथेनॉल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एथेनॉल के संबंध में कौन सा इसमें से सही नहीं है, सभी कथन पढ़िएगा। देखिए इसका उपयोग जो है टिंचर आयोडीन और कफ सिरप के रूप में किया जाता है, सही नहीं है, बिल्कुल सही है। यह कमरे के तापमान द्रवावस्था में होता है, ये वाला सही नहीं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया एथेनॉल के संबंध में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सकारात्मक रूप से तो बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, ये चीज़ आप जानते हैं। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी तत्व जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी टी में। चलो उसके बाद देखिएगा कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है? तो C2H6 में आपको पता है कि इसमें 7 सहसंयोजक बंध हैं, ठीक है ना, 7 6 देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर 7 सहसंयोजक बंध है। चलिए अगला चैप्टर आ गया अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए फ्रेंड्स देखिए निम्न में से कौन संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है इसमें से बताइएगा। तो डी ब्लॉक वाले जो होते हैं ना ये संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में आएगा कौन सा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा डी ब्लॉक में आपका आयरन आ जाएगा। चलिए वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से 18 तक वाले जो एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स ये पी ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है ना। सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन इसमें से कौन सा है बताइए राइट आंसर। तो सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन जो है ये फ्लोरीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं फ्लोरीन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं। ग्रुप 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और ग्रुप 18 में अक्रिय गैस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18 होती है, ठीक है। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं? अंतिम ग्रुप पूछा गया है, तो अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके अक्रिय होते हैं ना, अक्रिय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनर्ट होता है, इनर्ट गैस। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम और बिस्मथ ये कैसे होते हैं, कैसे तत्व हैं? तो फ्रेंड्स ये उपधातु हैं, मेटलॉइड्स हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में किस युग्म को असंगत माना गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 AR और K, ठीक है ना। 10 परमाणु संख्या वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 10 परमाणु संख्या वाली तत्व की संयोजकता कितनी होगी? बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये 10 परमाणु तत्व वाला है तो इसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल है, यानी कि यह इनर्ट गैस है। कौन ऑक्साइड सबसे अधिक भास्मिक है? सबसे अधिक भास्मिक इसमें से कौन सा ऑक्साइड है? तो फ्रेंड्स ये आपका K2O हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन का हो जाएगा, सिलिकॉन का 2 8, ठीक है ना, और कितना हो गया यहाँ पर 6। सिलिकॉन का कितना होता है सिलिकॉन, ठीक है 16 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 10 18 और 2 20। सोडियम का 11 होता है और एल्युमिनियम का शायद 13 होता है, 2 8 3। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन होगा। चलिए आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? ग्रुप 2 के तत्व जो हैं ये कहलाते हैं आपके क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना, अल्कली अर्थ मेटल इनको कहा जाता है। चलिए निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? बताइएगा सोच समझ करके, सोच समझ करके इसमें से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका लोहा हो जाएगा। चलिए आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। 7 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रायड है वो त्रिक का सिद्धांत या किसने दिया है? तो ट्रायड दिया है किसने? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टोबराइनर ने दिया है। और ऑक्टेट का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ग्रुप 18 के तत्वों में, तो ग्रुप 18 में क्या है बताइए। राइट आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप 18 में।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके फुलफिल है सारे इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 15 परमाणु वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अम्लीय होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा है? सबसे छोटा परमाणु आकार, तो इसमें से आप देखेंगे कि बाएं से दाहिने आने पर क्या होगा, परमाणु साइज क्या होगा, परमाणु आकार घटता जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिएगा आप सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है ना, सिलिकॉन देख लीजिए सबसे इधर पड़ता है, आपको दाहिने साइड में आएंगे तो पड़ेगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है? सबसे आसान इसमें से है निकालना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु इसमें से प्लैटिनम है। कौन है? प्लैटिनम। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए। लिथियम सबसे हल्की धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का तत्व है? अब तत्व आ गया, तो सबसे हल्का तत्व जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व सबसे उपयोगी गुण वाला है? इसमें से कौन सा तत्व सबसे उपयोगी गुण है? न तत्व का उपयोगी गुण, निम्न में से कौन सा तत्व का उपयोगी गुण है सबसे, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, सबसे उपयोगी गुण है ये किसी भी तत्व के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अयस्कों के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कार्यरत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कार्यरत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया। चलिए उसके बाद देखिए सल्फाइड एस की एकाग्रता प्रक्रिया क्या होती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी चौथी परिवर्तन प्रक्रिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है? पारा का सीने बार होता है, ठीक है ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा सीने बार। तो ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अयस्क में से रेडियम निकाला जाता है? तो रेडियम निकाला जाता है पिच ब्लेंड से। तो यहाँ पर देखेंगे पिच ब्लेंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अयस्क में से किसमें एल्युमिनियम धातु किससे निकाली जाती है? तो एल्युमिनियम निकाली जाती है किससे फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया था बॉक्साइड से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? अब चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत दिया गया है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, घट जाता है ना उधर जाने पर, इसीलिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ और जिन्हें समूह कहा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए, ध्यान से कमेंट करिएगा। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए क्या होगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां जिनको आवर्त कहा जाता है? तो आवर्त कितने हैं? 7 हैं। मेंडलीव ने अपनी रासायनिक सारणी जो थी आवर्त सारणी, तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? मेंडलीव ने किया है, बताइए, रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूल द्रव्य, सभी पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। कितने थी फ्रेंड्स? 63 थी। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही इसमें से नहीं है, सभी पढ़िएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही नहीं है। तो देखिए चौथा सही नहीं है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं दाहिनी ओर, ठीक है ना, दाहिनी ओर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारे कि सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एल्केन क्या होते हैं? एल्केन क्या होते हैं? तो एल्केन जो होता है फ्रेंड्स यह आपका क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए उसके बाद देखिए एल्कीन क्या होता है, यही प्रश्न तो आपसे पूछा था मैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रोपीन किसे कहते हैं। प्रोपीन कहते हैं दो अबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसी ज्वाला निकलेगी। तो फ्रेंड्स यह स्वच्छ ज्वाला निकलती है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। चलिए अब आ गया अगला चैप्टर हमारा, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। चैप्टर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इसमें 15 चैप्टर हैं, बहुत ही लंबा सेशन होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, उद्दीपन, ये आपके सजीव के लक्षण है उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है फ्रेंड्स, बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो है किस प्रक्रम का तो इसमें ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, C6H12O6, ठीक है ना, O6 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लार से किस ग्रंथि का स्राव होता है। ये प्रश्न बीपीएससी ट्री में पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। लार से किस ग्रंथि का स्राव होता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर, पैरोटिड ग्रंथि। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, मुख गुहा से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से अमीबा किस रचना की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। VBI क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। निम्न में से अमीबा किस रचना की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा भोजन पकड़ता है कूटपाद से। कूटपाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये आपका श्वसन क्रिया है। किस क्रिया के द्वारा होता है, श्वसन क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया जो होती है ये कहाँ पर होती है। तो ये ईस्ट में होती है। ईस्टों में किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन होता है, ठीक है ना। चलिए पौधे में श्वसन किस अंग में होती है। पौधों में श्वसन जो होता है यह होती है पत्तियों से, ठीक है ना, पत्तियों में। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइएगा सोच समझ करके बताइए। तो बिल्कुल नासिका छिद्र है, गिल्स है, श्वास नली है, रक्त नहीं है, ठीक है ना। देखिए मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। ट्रैकिया की लंबाई इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 11 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। प्रश्न करें कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नया प्रश्न भी मिल गया होगा कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ये तो आपको पता है कि फ्लोएम के द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, लेकिन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो फ्रेंड्स यह होता है आपके सुक्रोज के रूप में, याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में। देखिए ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स ये रक्त वाहिनियाँ जो हैं ये धमनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। प्लाज्मा में जो रक्त का प्लाज्मा है सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स जल होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल मौजूद होता है। देखिए रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको हाइपर टेंशन कहा जाता है। इसको हाइपर टेंशन कहा जाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा इसमें से बताइए। ऑक्सीजन का वाहक तो फ्रेंड्स आरबीसी है, और आरबीसी में इसमें क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। विटामिन तो के आपको पता ही है। और हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त संकंदन का कार्य करता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। चलिए प्रोटीन एवं अमीनो एसिड के विखंडन से प्राप्त होता है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड सभी प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न नंबर है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। VBI क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की तो न्यूरॉन होती है, वृक्क की नेफ्रॉन होती है, याद रखिएगा नेफ्रॉन राइट आंसर होगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। जो यूरिन होता है उसमें जो येलो कलर आता है वो किसके कारण हो जाता है। तो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
मशीन के द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर। तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। गैसों के निष्कर्षण के लिए विसरण का इस्तेमाल हो जाए, किसका, विसरण का इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क जो है यह किस तंत्र का भाग होता है, बताइए। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, किस तंत्र का है। तो वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। चलिए पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। जाइलम जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए, और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम ये भोजन के वहन के लिए होता है। भोजन के लिए फ्लोएम होता है और जाइलम जल के लिए होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी है और क्लोरोफिल भी है, तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पायरूट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, और यह कौन सी क्रिया होती है, मतलब ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। जाइलम जो है यह उत्तरदायी किस कार्य के लिए है, तो फ्रेंड्स ये आपके जल के वहन के लिए है। चलिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स ये रंग में होता है, ठीक है ना। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यह प्रश्न बिहार में कई बार कितने एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स यह प्लेटलेट्स है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह निलय के द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा, निलय के द्वारा पंप किया जाता है। उसके बाद देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। अभी मैंने बताया था विसरण राइट आंसर हो जाएगा। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, बताइए। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं पत्तियों में। कहाँ पर, पत्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ पर, पत्तियों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए इथाइल अल्कोहल जो होता है यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अवायवीय, अवायवीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पर ऑक्सीन होना, अच्छा ऑक्सीन है ना, ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी मैं ही गलत पढ़ दिया। ऑक्सीन क्या है, इस तरह से ऑक्सीन आपको, तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। क्या है, यह एक पादप हार्मोन है। साथ ही साथ यह विकास को भी नियंत्रित करता है, यह वृद्धि और विकास को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ विकास का नियामक भी है और हार्मोन भी है। तो आपके पास उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में होता है। VVI क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग इसमें से कौन सा नहीं है, सॉरी अंग कौन सा है उत्सर्जी अंग, तो इसमें से देखिए वृक्क जो है यह एक उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है यह एक उत्सर्जी अंग है, याद रखिएगा। चलिए यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है यकृत से, तो यकृत से लीवर से कौन सा रस निकलता है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह पित्त रस है, ठीक है ना, यहीं से स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में ना, हरे पौधों में होता है। देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे को क्या कहा जाता है, इनको उत्पादक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको उत्पादक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है।
कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्लूकोज का, ठीक है ना, ग्लूकोज का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह उपचयन है, ठीक है ना, उपचयन है। देखिए रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर ऊतक दिया गया है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना, संयोजी ऊतक। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा? ये बना रहता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त लाल दिखता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें से प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये आपका हरित लवक है, हरित लवक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन और गोंद जो होता है ये कहाँ पर संचित रहता है? तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यह पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जो है यह किसका भाग है? तो ड्यूओडेनम जो है यह छोटी आंत का भाग है। किसका है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, छोटी आंत का ड्यूओडेनम ग्रहणी भाग है। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? तो ये छोटी आंत है, क्षुद्रांत है, छोटी आंत। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षुद्रांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका। सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे एक बार। आपने ऑप्शन पहला पढ़ लिया, ऑप्शन दूसरा पढ़ लिया, दोनों सही हैं, तीसरा पढ़िए और चौथा पढ़िए। इसमें से देखिए तीसरा सही नहीं है, ठीक है ना, तीसरा सही नहीं है, ठीक है। चलिए हरे पौधे में पोषण, अच्छा यहाँ पर तीसरा क्यों नहीं सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, पित्त रस और अग्नाशिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, एक लीवर से आता है ना। चलिए हरे पौधे में पोषण की विधि निम्नलिखित में से क्या होती है, क्या कहलाती हैं? तो स्वपोषण कहलाती हैं ये। तो यहाँ पर स्वपोषण राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अमीबा निम्नलिखित में से क्या है? अमीबा जो है यह एक क्या है? तो अमीबा एक प्राणी संभोजी है, ठीक है। चलिए लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बीपीएससी TRE 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया था। लार में एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना, टाइलिन भी पाया जाता है ना, एमाइलेज भी पाया जाता है। वसा का पाचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो लाइपेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो यह मुख से ही आरंभ हो जाती है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका रेनिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए मानव हृदय कितने कोष्ठ का होता है? हमारा कोष्ठ, हृदय कोष्ठ कितने चैम्बर का है हमारा? राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 4 कोष्ठ का, 4 कक्षीय होता है। कवक की पोषण विधि कौन सी है? कवक मृत परजीवी होता है। तो यहाँ पर देखिए मृत परजीवी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न बीपीएससी TRE 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए पौधे में उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये पत्तियों से होता है। चलिए मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? प्रति मिनट लगभग 72 बार ये धड़कता है, 72 बार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और साथ साथ हृदय स्पंदन के लिए भी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? समान पूछा गया है। तो पहले आप क्या करिए, ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 2 देखिए, राइट आंसर फिर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसमें से ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, ठीक है ना, 3 कार्बन वाले अणु पायरूट में विखंडन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ठीक है ना। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरूष्म क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये ATP है, ठीक है ना, ATP है। चलिए ATP है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? रुधिर क्षमता है कहाँ पर, बताइए राइट आंसर। रुधिर क्षमता है बोमत संपुट में,
बोमन संपुट में क्षमता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 10 से लेकर के 12 लाख के बीच में आप याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर तो 1,30,000 दिया गया तो ये भी सही हो जाएगा। लगभग 10 लाख भी आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, लगभग 10 लाख भी है, तो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। लगभग 10 लाख आप अप्रॉक्स याद रखिएगा। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट जो है ये कहाँ पर संचित होते हैं, तो फ्रेंड्स यह उपरोक्त सभी में, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग जो होता है ये कौन कौन सा है, इसमें से कौन सा नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है। तो वृक्क जो है उत्सर्जी अंग तो बिल्कुल है वृक्क, ठीक है ना। तो यह मेरे हिसाब से उत्सर्जी अंग ही होना चाहिए, अंग है इसमें से, तो वृक्क उत्सर्जी अंग है, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो मशीन के द्वारा हीमोडायलिसिस होती है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ही था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं होता है। नहीं पूछा गया है, राइट आंसर बताइए क्या होगा, राइट आंसर कमेंट करिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है इसको। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्सर्जन, ठीक है ना। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन उत्सर्जन ही तो कहलाता है। चलिए वृक्क की भीतरी नतोदार सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती हैं तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसको हाइलम कहा जाता है, इसको हाइलम कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिवर से, यकृत से। देखिएगा वृक्क किस जव प्रक्रम का हिस्सा है, तो वृक्क जो है ये उत्सर्जन का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का, तो इसीलिए यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो है किसका है, चीड़ का है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो फ्रेंड्स फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। देखिए मनुष्य में वृक्क संबंधित है, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है उत्सर्जन से। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, मछलियों का, मछलियों का, तो फ्रेंड्स ये आपका गिल्स है, कौन सा है, गिल्स है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह कौन सी ग्रंथि है, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यह एक श्वेत ग्रंथि के कारण है, ठीक है ना। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है, मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है फेफड़ों से, फेफड़ा राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है, अमोनिया के साथ मिलकर के यूरिया बनाता है, यह पदार्थ ऑक्सीजन है। चलो उसके बाद देखिएगा कि परिनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, परागनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो यह रसायन अनुवर्तन है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया। पहला कथन आपने पढ़ लिया, पढ़ लीजिए, यही जो है सही नहीं है, ठीक है ना, यही सही नहीं है। चलिए उल्टा दिया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है यह अर्ध पारेगम्य झिल्ली होती है, किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारेगम्य झिल्ली होती है। चलिए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा, तो ये 30 mg लगभग आप याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, कितने प्रतिशत, तो फ्रेंड्स ये 20%। चलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट बनता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है, वह श्वसन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए, तो देखिए कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो यह श्वसन क्रिया है, जो जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
देखिए पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है इसमें से। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर यहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एक एक करके दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाता है। बिल्कुल सही है, ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है और फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। आपका ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है। तो फ्रेंड्स ये हरा होता है, ग्रीन होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, चैप्टर 7 है कि नियंत्रण एवं प्रश्न पढ़िए इसका कि पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में नहीं पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं पाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 जो होगा तंत्रिकीय नियंत्रण जो है पौधों में नहीं पाया जाता है। चलो उसके बाद देखिए पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, तो फ्रेंड्स यह जड़ दर्शाता है। देखिए ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स स्तंभ शीर्ष में जो है ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। कौन इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से नहीं कौन सी है, तो देखिए इसमें से बुनर ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी देखिए अंडाशय, वृषण और पैराथायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। देखिए मनुष्य मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 ml, यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क मौजूद रहता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रेनियन कहा जाता है, इसको क्रेनियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप एवं श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। रक्तचाप एवं श्वसन गति का नियंत्रण जो होता है ये किसके द्वारा होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क स्तंभ के द्वारा जो है रक्तचाप एवं श्वसन गति का नियंत्रण होता है। मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। यहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा इसको। देखिए गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन जो है यह एथिलीन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एथिलीन जो होता है यह फलों के पकाने में सहायक होता है, ठीक है, फलों के पकाने में सहायक होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन जो है यह मादा हार्मोन है और इसका स्राव जो होता है यह अंडाशय के द्वारा होता है। उसके बाद देखिएगा कि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। हार्मोन जो है यह स्रावित होता है कहाँ से, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑक्सिन दिया गया, ये ऑक्सिन बना लीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों सहायक होते हैं। तो जिब्रेलिन्स तो है नहीं ऑप्शन में, ऑक्सिन दिया गया है, तो ऑप्शन 1 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरिब्रम किसका भाग है। सेरिब्रम जो है यह किसका भाग है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सेरिब्रम जो है ना यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का, ठीक है ना। देखिए मादा जनन हार्मोन इसमें से कौन, तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एक रिलैक्सिन होता है और एक एस्ट्रिडियोल होता है, ये सभी जो है मादा हार्मोन है। और एक टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष हार्मोन होता है, याद रखिएगा। चलिए जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह कौन सी है, तो ये श्रवणग्राही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है ये बनते हैं मेरुरज्जु में। कहाँ पर, मेरुरज्जु में। उद्दीपन की पहचान होती है, उद्दीपन की पहचान होती है, तो फ्रेंड्स ये ग्राही के द्वारा होती है उद्दीपन की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में जो हार्मोन स्रावित होता है ये आपका एपिनेफ्रिन है, ठीक है ना। एपिनेफ्रिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से मनुष्य की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो यह हार्मोन जो है यह आपका वृद्धि हार्मोन है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो फ्रेंड्स यह बना होता है किसका,
मस्तिष्क का भी, मेरुरज्जु का भी और न्यूरॉन का भी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें से पादप हार्मोन जो है ये आपका कौन सा है, तो पादप हार्मोन इसमें से आपका साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन यहाँ पर पादप हार्मोन है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है पौधों के। देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको सिनेप्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो मैंने बताया था कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। क्या है फ्रेंड्स, यह एक पादप हार्मोन है। देखिए यहाँ पर हार्मोन दिया गया है और ऑक्सिन जो है यह एक पादप हार्मोन है, साथ ही साथ वृद्धि और विकास को भी नियंत्रित करता है। चलिए मस्तिष्क एवं विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं, तो ये फ्रेंड्स किस रूप में संचित होती हैं, तो याद रखिएगा आवेग के रूप में संचित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं जो हैं ये पाई जाती हैं पत्तियों में। ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। देखिए तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होती है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्राथमिक उत्तक के द्वारा होती है, तो फ्रेंड्स ये उत्तक है एक्टोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए थायरॉक्सिन का स्रवण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रवण जो होता है ये कहाँ पर, तो ये कहाँ से होता है, थायराइड से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि यानी कि डक्टलेस ग्लैंड है, तो ये आपका राइट आंसर। इसमें से आपको पता है ना कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रिनल है, ठीक है ना। चलिए वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती हैं क्या कहलाती हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। चलिए इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है ना। मधुमेह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। ग्वाइटर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, घेंगा, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है इसमें से, तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है। बाकी एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन्स, एथिलीन ये सब पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीटॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है ना, जंतु हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो है यह क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है इसमें से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें से पादप हार्मोन जो है यह आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिन जो है यह एक पादप हार्मोन है। चलिए बीज रहित फलों के बनाने में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बीज रहित फलों के बनने में क्या कहा जाता है इसको, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पार्थेनोकॉपी, ठीक है ना। पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, ठीक है ना। और हिंदी में इसको अनिषेक फलन कहते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो लैंगिक जनन संचारित रोग इसमें से एड्स भी है और गोनोरिया भी है, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर हार्मोन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है, इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ये अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यह एक पादप हार्मोन है, हार्मोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना यह होता है आपके एब्सिसिक एसिड के कारण। चलिए ये भी पादप हार्मोन ही है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए रेनिन होगा, ठीक है। चलिए पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है, तो पीयूष हार्मोन के द्वारा जो है इसमें से कौन सा नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपका मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 होना चाहिए, मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है, पीयूष से नहीं होता है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अधिक स्रावित से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। तो ये आपका एड्रीनेलिन होना चाहिए ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का एमिनो एसिड है। तंत्रिका आवेग के इन सिनेप्स पर पहुंचने की तंत्रिकाक्ष का सिरा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो यह हार्मोन जो स्रावित करता है इसका नाम है एसिटाइलिन कोलिन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो आपका पीयूष है, अग्नाशय है, अधिवृक्क है, यकृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूचनाओं को संवेदी अंगों के से केंद्रीय तंत्रिका तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है फ्रेंड्स, ये पहुंचाया जाता है चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। चलिए सामान्य मस्तिष्क का भार पूछा गया है, तो लगभग 1.5 किलो का होता है ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 1.2 kg यहाँ पर दिया गया है लगभग में, ठीक है ना। मस्तिष्क निम्नलिखित में से कितनी झिल्लियों से ढका रहता है, बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए 1 मिनट। हाँ ये मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए 1.4 kg, ठीक है ना, 1.4 kg होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 हो गया हमारा, ठीक है, 52 भी हो गया। 53 का देख लीजिएगा कि मस्तिष्क निम्नलिखित में से कितनी झिल्लियों से ढका है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा कि 3 झिल्ली से, ठीक है ना। मस्तिष्क के दूसरे बड़े भाग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है आपका कशेरु रज्जुक में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जीवन का आधार क्या है, जीवन का आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स यह न्यूक्लिक अम्ल है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एंडोलिम्फ नामक द्रव्य किस अंग में भरा होता है, एंडोलिम्फ नामक द्रव्य। तो फ्रेंड्स यह भरा रहता है आपका कान में। चलो उसके बाद देखिएगा कि तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है क्या, दुम्राशय यानी कि डेंड्राइट्स इनको कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम क्या होता है, अति सक्रियता का परिणाम जो होता है यह आपका क्या होता है, ग्वाइटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग कौन सा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित जो होगा यहाँ से आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा। शरीर के समन्वय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, शरीर का समन्वय जो होता है यह आपका तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अंडाशय की ओर परागनली की वृद्धि किस प्रकार की है। तो फ्रेंड्स यह वृद्धि जो है किस प्रकार की है, तो यह वृद्धि रसायनानुवर्तन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संतुलित है अंतःकरण, ठीक है ना, अंतःकरण। ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है अग्रभाग में। उसके बाद देखिएगा कि छुई मुई की जो पत्तियां हैं छूने से लटक क्यों जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पर्णाधार पर स्फीत दाब बढ़ता है, बदलता है, इसीलिए बदलता है, ठीक है। फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है आपकी साइटोकाइनिन की। चले कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये इंसुलिन है। उसके बाद देखिए 68 नंबर, इसमें टोटल 15-16 चैप्टर हैं और पूरा चैप्टर करने में आपको 4-5 घंटा लगेगा। तो मैंने क्या किया, 9th क्लास के पूरे साइंस को मैंने NCERT SCERT का एक अलग वीडियो में कराया हुआ है। 10th का हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग कर रहे हैं 7 चैप्टर तक एक पार्ट में कर लेंगे और चैप्टर 8 से हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, जो कल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ये पूछा गया प्रश्न है, ये अग्नाशय है। चले निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो इसमें से देखिएगा लैंगिक जनन रोग जो नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, बताइए। ये तो है आपका, मेरे से गोनोरिया भी है, मेरे हिसाब से इसका सुजाक होना चाहिए। ये भी मैं नाम नहीं पता है मुझे सुजाक, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एड्स तो बिल्कुल होता है, ये संचरण से ही होता है, लैंगिक जनन रोग है यह। गोनोरिया भी है, सिल्फिस भी है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप ही मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स बता दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 8 से लेकर के पूरा जो 15 चैप्टर है ना, कल दूसरे वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, इसको शेयर कर दीजिएगा।